हेलो बच्चों, आ गए आप सभी लोगों के लिए एक बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके, जो कि आप सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है इस समय पे, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर पास में ही है। तो ये वीडियो हमारी रिवीजन के लिए रहेगी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे क्वेश्चन में यूज होंगे, साथ के साथ हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को हम पढ़ने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, रिवीजन का टाइम है, हम रिवाइज करेंगे। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 1 से आपको क्या क्या पढ़ लेना है। तो चैप्टर नंबर 1 से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअल में होती क्या है, कैसे करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं बहुत सारे बच्चों को पता है, लेकिन कुछ बच्चों को, एक दो बच्चों को भी नहीं पता है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी। ठीक है, तो देखो, मान लेते हैं आपको बोला है कि इसके प्राइम फैक्टर्स करके दिखाओ। मान लेते हैं मेरे पास नंबर है 36, तो आपको क्या करना है, 36 के फैक्टर कर लेना, या फिर फैक्टर नहीं करना जानते, सिंपल एलसीएम तो पता होगा, एलसीएम बचपन में पढ़ा था, हाँ जी पता है। तो 36 का एलसीएम ले लो। ठीक है, और सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हुए चले जाना है। ये नहीं कि ये तो 4 से भी डिवाइड होता है, ये 9 से भी डिवाइड होता है, तो ऐसे नहीं करना है। आपको क्या लेना है, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर, सबसे पहले 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, इस तरीके से चेक करते चले जाएंगे। और जो नंबर पहले आएगा कि हाँ भाई इससे डिवाइड होता है, तो उसी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होता है, हाँ जी होता है, तो 2 को लेंगे। तो कितने पे जाएगा, 18 से। ठीक है, अच्छा 2 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है, फिर से 2 लेंगे। अब हम इधर चाहे तो 9 लिख सकते हैं, लेकिन 9 नहीं लिखेंगे, क्यों, स्टेप बाय स्टेप चलना है, सबसे छोटा नंबर लेना है। तो 2 से तो होगा नहीं, तो 3 चेक कर लेते हैं, हाँ जी 3 से तो जाता है, इसी तरीके से ये भी 3 पे चला जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख लो, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये मैंने लिख दिया 36 को। ठीक है, अच्छा क्या 2 को, इन दोनों 2 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, हाँ जी लिख सकती हूँ, बोलो बच्चों, हाँ जी लिख सकते हैं। कि 2 कितनी बारी है, 2 बारी, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। 3 कितनी बारी है, कितनी बारी आया है, 2 बारी, तो 3 की पावर 2। तो ये हो गए मेरे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स इसका मतलब क्या है, प्राइम नंबर्स के बारे में आपको पता है ना। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। तो क्या मेरा 2 1 और अपने टेबल में ही आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है। क्या 3 1 की टेबल में और अपनी टेबल में ही आता है, हाँ जी बिल्कुल। तो ये मेरे प्राइम नंबर हुए, प्राइम नंबर हुए ना। और ये मैंने क्या किया, 36 को तोड़ दिया, 36 को तोड़ दिया, तो 36 के मैंने फैक्टर्स कर दिए। तो फैक्टर्स कैसे हुए, प्राइम नंबर्स में। तो इसका मतलब 36 के मैंने प्राइम फैक्टर्स कर दिए, 36 के मैंने प्राइम फैक्टर्स कर दिए, दैट इज 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36। समझ में आया प्राइम फैक्टराइजेशन, हाँ जी आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे। तो पहली चीज तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पता होनी चाहिए, जो कि आपने पता कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि आपको पता होना चाहिए HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इक्वल्स टू A मल्टीप्लाइड बाय B। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, एक नंबर में बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पीछे आपके बोर्ड के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया भी है, तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल नहीं भूलना है कि HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM बराबर होता है A इंटू बी। ए और बी क्या है, ए और बी मेरे 2 नंबर्स हैं। ठीक है, मान लेते हैं मैंने नंबर लिया, मेरे पास 10 और 12 है, 10 और 12 मेरे पास 2 नंबर है, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा, ठीक है, और इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा, उनकी अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो बराबर होगी 10 गुना 12 के, 10 गुना 12 के। क्या मैं आपको चेक करके दिखाऊं, बोलो बच्चों, अभी चेक कर देते हैं। देखो 10 और 12 का एलसीएम ले लो, 10 और 12 का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना आता है ना, मैं फटाफट कर दूं, बोलो 2 5 6, ये आ गया 2 5 3, एक बार 5 पे जाएगा और ये मेरा एक बार 3 पे जाएगा। ठीक है, ये मैंने फटाफट कर दिया, तो ये हो गया, ये 5 गुना 4 20, 20 गुना 3 बोलो 60, 60 हो गया, बोलो। ठीक है, एलसीएम तो हो गया मेरा 60। अच्छा इसके देखो 10 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 गुना 5, प्राइम फैक्टर्स में लिखना, ये बात ध्यान रखना। 12 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 गुना 2 गुना 3, भाई 4 तिया 12 होता है, बोलो जल्दी से, 4 तिया 12 होता है, हाँ जी होता है। ठीक है, 4 तिया 12, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 गुने में 3। अब मैं निकाल रही हूँ एचसीएफ, क्या निकाल रही हूँ, एचसीएफ बच्चों। ठीक है, सॉरी एचसीएफ में क्या देखते हैं, जिन भी 2 नंबर का हम एचसीएफ निकालते हैं ना, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर कॉमन है, देखो इसके पास 2 और 5 है, इसके पास 2 और 3 है, मतलब 2 की पावर 2 है। लेकिन हमें हाईएस्ट, मतलब कि देखो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, लेकिन इसके पास 2 की पावर 1 है और इसके पास 2 की पावर क्या है, 2। तो कॉमन क्या आएगा, खाली 2, खाली 2, 2 की पावर 2 नहीं, 2 की पावर 2 होता है एलसीएम में। एचसीएफ में क्या होता है, जो
जो सबसे कम पावर होती है, जो सबसे कम पावर होती है। देखो इसके पास 5 है, इसके पास 3 है, तो दोनों के पास कॉमन ना ही 5 है ना ही 3 है, तो हम 5 और 3 को इग्नोर करेंगे, खाली 2 को हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा HCF कितना हो गया? हमारा HCF हो गया, कितना हो गया? जल्दी से बोलो, 2। ठीक है, अब फटाफट वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करो। आपका एलसीएम कितना आया था? जल्दी से बताओ। 60। HCF कितना? 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है? 120। क्या इन दोनों की भी मल्टीप्लाई 120 नहीं आई? जल्दी से बोलो, क्या ये दोनों बराबर आ गए? आ गए, हाँ जी आ गए, बिल्कुल आ गए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट कि HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM बराबर होता है उन दोनों के नंबर की मल्टीप्लाई के। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो आपका ये चैप्टर नंबर 1 है ना, इसमें एक क्वेश्चन जो हमेशा बनता है वो बनता है इर्रेशनल का, इर्रेशनल प्रूव करने का। वो तो देखो बच्चों बनाई हुआ है, 3 से 4 नंबर में आपका क्वेश्चन वो आता ही आता है, चाहे कुछ हो जाए। नॉर्मली वो आपका 4 नंबर का देखने को मिलेगा, तो वो क्वेश्चन तो करना ही करना है। वो मैंने नहीं लिखा है इर्रेशनल का, वो ध्यान रखना है कि प्रूव दिस नंबर इज इर्रेशनल। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। अच्छा ये क्या बोलता है? ये आपको पता होना चाहिए। सम ऑफ जीरोज होता है -b बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c बाय a। अच्छा a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, b मेरा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x एंड c मेरा क्या है? कांस्टेंट है। कि भाई मेरी किसी भी इक्वेशन में ये हमारी नॉर्मल बेसिक फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। अब जो ये x स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो मेरा a, जो मेरा b के साथ मल्टीप्लाई होता है वो c, और जो कांस्टेंट नंबर होता है वो मेरा c होता है, तो मैंने वही लिखा है। ठीक है, इनका क्वेश्चन में यूज होगा, ये बात लिख लेना मेरी, तो ये आपको याद होना चाहिए। सम ऑफ जीरोस -b बाय a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाय a। ठीक है, ये होता है, इनका यूज होगा। ये देखो चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल। 1 मिनट, ये मैंने गलत लिख दिया चैप्टर नंबर 3 और 2 को, ये नाम देख लेना आप लोग। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कंडीशन अप्लाई। इफ अगर हमारे पास a1 बाय a2 b1 बाय b2, अब आपने अभी पढ़ा ये a और b क्या होता है? मेरा a, b और c। अब मान लेते हैं जब हमारे पास 2 इक्वेशन होगी तो a1 और b1 में लिखना पड़ेगा, मतलब कि a1 b1 c1, और दूसरी इक्वेशन के a2 b2 c2। ठीक है, तो a1 बाय a2 अगर b1 बाय b2 के बराबर नहीं है, दोनों को डिवाइड करने पे अगर वो दोनों अलग अलग आते हैं, तो उस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन आपस में एक दूसरे को काटते हुए नजर आई, और यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट एक सॉल्यूशन बनता है, 1 सॉल्यूशन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमारी 2 इक्वेशन जिनकी a1 बाय a2 b1 बाय b2 करने पे उन दोनों की रेशियोज बराबर नहीं आती है, तो उस केस में हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आती है, एक दूसरे को काटती हुई लाइंस आती है। उस केस में सिर्फ एक सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, जहां पे वो मिलती है ये वाला सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। ओनली 1 सॉल्यूशन इज पॉसिबल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, साथ में 1 सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड कोइंसिडेंट लाइंस, ये आपकी इस तरीके से लाइन, ये देखो ये एक लाइन हो गई और ये मेरी दूसरी लाइन हो गई। ठीक है, दोनों लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस कब होती है? जब a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 मेरी बराबर हो। मतलब कि a1 और a2 को डिवाइड करने पे मान लेते हैं 1 बाय 2 आ रहा है, तो b1 बाय b2 को भी डिवाइड करने पे 1 बाय 2 आया हो, और c1 बाय c2 को डिवाइड करने पे भी 1 बाय 2 आया हो, तो उस केस में कोइंसिडेंट लाइंस होती है। ऐसी लाइंस हमारी बनती है, तो उस केस में बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है। देखो इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर 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 इधर, बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल, बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो इसलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। ठीक है, ये इधर ये नॉट इक्वल आएगा। ठीक है, नॉट इक्वल। ठीक है, जब a1 बाय a2 और b1 बाय b2 तो बराबर हो, लेकिन c1 बाय c2 मेरा अलग हो। मान लेते हैं मेरा a1 बाय a2 मान लेते हैं 1 बाय 2 है, ये भी मेरा कितना है 1 बाय 2, और ये मेरा कुछ भी आ गया, मान लेते 3 आ गया या फिर 3 बाय 2 आ गया, कुछ भी आ गया। अब ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों तो मेरे आपस में बराबर है, लेकिन ये अलग हो गया, ये वाला पोर्शन मेरा अलग हो गया, तो उस केस में मेरी पैरेलल लाइंस बनेंगी, उस केस में मेरी पैरेलल लाइंस बनेंगी, पैरेलल लाइंस। ठीक है, जब ये दोनों लाइन आपस में कभी मिलेंगी ही नहीं तो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन कब बनते हैं? सॉल्यूशन कब बनते हैं? जब दोनों लाइन आपस में कहीं पे भी मिल जाए, मान लेते हैं यहाँ मिल गई तो भी सॉल्यूशन पॉसिबल है। ये देखो ये दोनों मिली थी सही ना, इधर इधर ये मिली तो सही, इस पोर्शन में मिली ना, मिली तो सॉल्यूशन बने। अब ये दोनों आपस में मिलेंगी नहीं, ये दोनों लाइंस आपस में कभी मिलेंगी नहीं, तो
तो क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है? नहीं, एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना, जब भी आपके पास पैरेलल लाइंस होंगी उनके कभी सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता है। और पैरेलल लाइंस कब बनती है, ये पॉइंट आपको अच्छे से दिमाग में होना चाहिए कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और इक्वल ना हो c1/c2 के। समझ में आया? हाँ जी, आ गया। ठीक है, अच्छा, ये चीज आप लोग गांठ बांध लीजिएगा कि आपकी जो इक्वेशन रिड्यूसिबल होती है ना, देखो ये जो आपकी एक्सरसाइज 3.6 में ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, जब आप पेयर को रिड्यूस करके आप 2 वेरिएबल्स में सोल्व कर सकते हो, तो वो वाले क्वेश्चन बेहद ज़रूरी होते हैं, बेहद ज़रूरी, जिसमें वो होता है कि भाई एक मैन इतने दिनों में काम करते हैं, कुछ वुमेन इतने दिनों में काम करती है, वो वाले क्वेश्चंस बेहद ज़रूरी रहेंगे आपके लिए। तो वो क्वेश्चंस बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, स्पेशली उसमें बोट वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम वाला मार्क कर लेना, बहुत 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 ज़रूरी क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन अगर आपका आया ना, वो 4 नंबर से नीचे तो नहीं आएगा, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन वो बिल्कुल पक्का है, ठीक है, बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, मार्क कर लीजिएगा, वो क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये मैंने अभी ऊपर बताया आपको, ये हमारी बेसिक फॉर्म होती है किसी भी इक्वेशन की, ठीक है। अगर आपको रूट निकालना हो एक्स की वैल्यू, मतलब आपको पता करनी हो, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद होगा अभी तो भाई, प्री बोर्ड भी आप लोग देख चुके हैं, तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला आपको याद होगा, -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू b² - 4ac, ठीक है, हाँ ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स, ये जो आपका रूट निकलता है, इसके अलग अलग नेचर है। देखो, मान लेते हैं ये जो हमारा b² - 4ac, मतलब कि हमारा d, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको हमारा d भी बोलते हैं। अगर हमारा d बड़ा आता है 0 से, तो उस केस में 2 अलग रूट्स आते हैं, ध्यान रखना, अलग अलग वैल्यू, मतलब x की मेरी अलग अलग वैल्यू आएगी। मान लेते हैं 3 आ गई, 5 आ गई, ठीक है, प्लस का 3 माइनस का 3 आ गया, अलग अलग वैल्यूज। देखो वैसे तो नंबर तो सेम है, लेकिन ध्यान तो दो, ये प्लस का ये माइनस का फर्क तो है ना भाई, एक प्लस का एक माइनस का है। मान लेते तुम्हारे पिताजी ने आपको 5 रुपए दिए, तो प्लस का 3 मतलब प्लस का 5, ठीक है, 5 रुपए तुमसे ले लिए वापिस, मतलब मान लेते हैं तुम्हारे पास 5 रुपए थे, तुम्हारे पिताजी ने बोला कि भाई मेरे पास छुट्टे नहीं है, मेरे को 5 रुपए दे दे तू, तो क्या होगा? तुम्हारे पास माइनस का 5 हो गया ना। एक होता है तुम्हारे पास पैसे आना और एक होता है तुम्हारे पास से पैसे चले जाना, दोनों में फर्क है। हाँ जी, अलग है। तो वही तो बात मैंने बोली, 2 अलग अलग रूट्स आते हैं, ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। आगे बोला गया b² - 4ac बराबर 0, मतलब कि मेरा d बराबर आता है 0 के, d की वैल्यू हमारी 0 आ जाती है, ठीक है। तो उस केस में 2 बराबर रूट्स आएंगे, इसका मतलब x की वैल्यू सेम आएगी, मतलब 3 तो दूसरा भी 3, एक √5 तो दूसरा भी मेरा क्या आएगा? √5। x की वैल्यू मेरे क्या आएगी? दोनों सेम आएगी। अगर हमारा b² - 4ac, मतलब मेरा d जो है वो 0 से छोटा आ जाए। 0 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है सारी? जल्दी से बताओ, जल्दी से। क्या वो नेगेटिव वैल्यूज होती है? जल्दी से बोलो। 0 से कोई चीज छोटी होती है, 0 तो आखिरी होता है ना, लेकिन मैथ्स की टर्म में उससे भी छोटा क्या होता है? माइनस की वैल्यूज। तो इसका मतलब अगर हमारा d नेगेटिव वैल्यू देके जाता है, तो उस केस में नो रियल वैल्यूज, कोई रियल वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, कि रियल में ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। ये आपका अभी नहीं आएगा, ये आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, इसको हम आयोटा बोलते हैं, ये आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा, तो ये अभी आपका नहीं आएगा, तो ठीक है, ये आपका नहीं आएगा, लेकिन जानकारी के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पता 1 नंबर में आपको पूछ ले, है ना, 1 नंबर में पूछ ले, तो आपको नहीं छोड़ना है। ये देखो, ये तो सबसे छोटा और प्यारा सा चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिर्फ मात्र 2 ही फॉर्मूले होते हैं, ये तीसरा तो वैसे ही है, इसी में से बन के निकला है, ठीक है। आपको an निकालना हो, an मतलब कोई भी वैल्यू आपको पता करनी है, बीच की पता करनी है, आखिरी पता करनी है, दूसरी पता करनी है, 7वीं पता करनी है, तो वो हो गया मेरा an, ठीक है। a कौन होता है हमारा? a कौन होता है? जल्दी से बताओ। फर्स्ट टर्म, हमारी सीरीज में बैठा सबसे पहले वाला नंबर मेरा a होता है। n क्यों सीरीज में कितने नंबर है उस सीरीज में, या फिर जो ये n होता है ना, वही n होता है। बात ध्यान रखना। मान लेते हैं मेरे को यहाँ पे a5 पता करना है, तो ये n भी क्या होगा मेरे इधर 5 होगा, ठीक है। लास्ट टर्म पता करनी है, लास्ट टर्म अगर 50 भी है, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। d बोले तो d तो भाई आपका मेन पार्टी है, इधर कौन है? मेन पार्टी है,
इसके बिना एपी नहीं बनती। डी इज माई कॉमन डिफरेंस, कि किसी सीरीज में जब डिफरेंस मेरा सेम होता है, इनके बीच का जब डिफरेंस सेम होता है तभी मेरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। तो डी मेरा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये क्या होता है, अगला माइनस पिछला, अगला ये कौन होता है मेरा, अगला माइनस पिछला नंबर या टर्म कुछ बोल लो। ठीक है, हाँ जी ठीक है। ये एस एन क्या है, एस एन मेरा सम ऑफ एन टर्म्स, जितनी भी टर्म्स का, मान ले तो तुम्हें बोला जाए कि बताओ कि पहली 100 टर्म्स का सम क्या होगा, उस केस में मेरा एन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी तो ये चीजें हमने ऊपर डिस्कस ही कर लिया, आपका एन क्या है, ये डी क्या है, ए क्या है, ये तो ऊपर हम पता ही कर चुके। तो एस एन बोले तो मेरा सम। ठीक है, अच्छा ये अब ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको आपकी लास्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म आपको पता हो, लास्ट टर्म पता हो, जब आपको आपकी सीरीज की जब आपको लास्ट टर्म पता हो, उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि आपको भाई आपसे सम पूछ लिया जाए कि बताओ इस सीरीज का सम क्या है, और उस केस में आपको लास्ट टर्म पता है। मान लेते मैंने बोला 1 2 3 प्लस ऐसे ऐसे चल रहा है और ये हम आ गए 100 पे, तो हमसे पूछा जाए कि बताओ इसका सम बताओ, तो उस केस में मेरे को मेरी लास्ट टर्म पता है कि मेरी इस सीरीज में आखिरी नंबर पे कौन बैठा है, 100 बैठा है। तो मेरे को मेरी जब लास्ट टर्म पता है, ये मेरी क्या है, एल है। ठीक है, लास्ट टर्म पता है, उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर है बोलो, क्लियर है बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रही हूँ, चैप्टर नंबर 6 के बारे में जान लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 6 आपका ट्रायंगल्स है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 से सबसे पहले आपको सिमिलर करना आना चाहिए। 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कि 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर बोला जाता है कब, कि हम कब बोलेंगे कि मेरा ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, कब बोलेंगे, जल्दी से बोलो। देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। अब देखो ये कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, मान लेते हैं मेरे पास ये 2 ट्रायंगल है, मैंने इसको नाम दिया ए बी सी, ये मेरा डी ई एफ। ये बोले कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पोंडिंग एंगल ये वाला एंगल इस वाले के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले के बराबर। तो उस केस में मैं क्या बोलूंगी कि मेरा ट्रायंगल सिमिलर है, मेरा ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, एंड देयर साइड्स आर इन सेम रेशो। ठीक है, ये दोनों चीज देखो, एंड लिखा हुआ है बच्चों, इधर आपको गौर करना है, एंड और। ठीक है, ये और ये दोनों। ठीक है, जब आपके एंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर हो, ये बराबर है, दिख गए बराबर है, और इनकी साइड्स सेम रेशियो में हो, मतलब कि ए बी बटे में डी ई बराबर है ए सी बटे में डी एफ, ये डी एफ। ठीक है, बराबर है बी सी बटे में ई एफ बराबर है। एंगल्स बराबर हुए, कोरस्पोंडिंग साइड्स बराबर हुई, तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई एफ, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर सिमिलर। क्या होंगे मेरे, वो सिमिलर होंगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई, समझ में आई, जल्दी से बोलो, हाँ जी समझ गए। ठीक है, थ्योरम 6.1। अब यहाँ पे इसमें आपकी 5 थ्योरम्स है जो कि आप लोगों को बिल्कुल टिप्स पे पता होनी चाहिए, बिना उनके क्वेश्चंस आप लोगों के नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। तो थ्योरम्स पढ़ लो। पहली थ्योरम जान लेते हैं क्या कहती है। अगर एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जाती है, हमारे पास एक ट्रायंगल था और दूसरी साइड के, मतलब कि कोई भी एक साइड हमने पकड़ ली, कोई भी एक साइड ट्रायंगल की कोई भी एक साइड से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये लाइन बाकी बची ट्रायंगल की 2 साइड्स को टच करती है। दिख रही है 2 साइड्स, ये देखो ध्यान से देखो, मैंने इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की, अब ये कहाँ पे टच कर रही है, बाकी बची 2 साइड्स पे टच कर रही है। ये बात क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। तो ये दोनों साइड्स सेम रेशियो में आएंगी। ये दोनों साइड्स कौन सी, ये वाली और ये वाली साइड मेरी सेम रेशियो में आएंगी। ये देखो मेरे पास ट्रायंगल था ए बी सी, मैंने डी ई पैरेलल खींच दी बी सी के, डी ई पैरेलल खींच दी मैंने बी सी के। तो उस केस में जिस पे ये दोनों लाइन को ये टच करती है, ये पैरेलल वाली लाइन जिन 2 साइड्स को टच करती है ना, उनको सेम रेशियो में बांटेगी, दैट इज AD डिवाइडेड बाय DB बराबर होगा मेरा AE डिवाइडेड बाय EC।
क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? एक ट्रायंगल था तो मैंने ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दी। अब जो ये पैरेलल लाइन खींची है ये दो साइड्स को टच करेगी, जो दो साइड को टच करेगी वो दोनों साइड्स मेरी सेम रेशियो में बटेगी, वो दोनों साइड्स मेरी सेम रेशियो में बटेगी। बात क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। ठीक है आगे बढ़ो। और ध्यान रखना इसको प्रूव करना भी आ सकता है, ये आपका एक बार बोर्ड के पेपर में आया भी था इसलिए मैंने पॉइंट लिखा, इसको प्रूव करना भी आ सकता है, तो आप लोगों को प्रूव भी कर लेना है। कर लेंगे? हाँ जी कर लेंगे, बहुत अच्छा। ठीक है अच्छा, थ्योरम 6.2 इसका ठीक उल्टा है, इसका ठीक उल्टा है। ठीक उल्टा बोले तो इसका मतलब ये वाला रखा है कि अगर आपकी ये दोनों बराबर में दे रखी है, मतलब कि हमारी ट्रायंगल्स की साइड क्या दे रखी है, रेशियो में दे रखी है और वो बराबर है। ठीक है, ट्रायंगल्स की साइड्स मेरी रेशियो में है और दोनों आपस में बराबर है, तो उस केस में ये वाली लाइन, ये वाली देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मेरे आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये बात आपको ध्यान है, इसका ठीक उल्टा है बच्चों, इसका ठीक उल्टा है। ठीक है, थ्योरम 6.3 देख लेते हैं। थ्योरम 6.3 ये बोल रखा है, अगर दो ट्राइंगल्स के कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं, अभी ऊपर मैंने आपको कोरस्पोंडिंग एंगल्स दिखाए थे, हाँ कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है तो उनकी साइड्स भी सेम रेशियो में होंगी, साइड्स भी मेरी सेम रेशियो में होंगी, साथ में ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे, ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे। ये देखो मैंने दिखा दिया, ये वाला एंगल इस वाले के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले के बराबर, साथ में बोलो इनकी साइड्स प्रोपोर्शन है, साइड्स प्रोपोर्शन में है कि भाई साइड्स भी सेम रेशियो में है, तो उस केस में मेरे ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। दोनों ट्रायंगल्स मेरे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। समझ में आया? समझ में। ऊपर हमने देख लिया था कि हमारे ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, ऊपर मैंने आपको बताया था ट्रायंगल्स मेरे सिमिलर कब होंगे, तो वही चीज अब यहाँ पे है, वही चीज अब यहीं पे लगी है। थ्योरम 6.4। अब ये इसका ठीक उल्टा है, ये इसका ठीक उल्टा है। ये बात आप कर लेंगे, जल्दी से बोलो, इसका ठीक उल्टा है, कर लेंगे ना? हाँ जी ठीक है। थ्योरम 6.5, थ्योरम 6.5 क्या बोलते हैं, अगर एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक मिनट यहां पे गलती हो गई। अगर एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल हो और साथ में इन दोनों के ट्रायंगल के इन दोनों एंगल्स को छूती साइड सेम प्रोपोर्शन में हो, तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। देखो ये देखो बस फिगर देखो, फिगर से ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, उनका कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर, एक खाली एक की बात हुई, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम रहेगी, इस वजह से ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम रहेगी, इसको ध्यान से समझना आप लोग। मेरे पास देखो ये दो ट्रायंगल्स है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स है, इनके खाली एक एंगल की बात की मैंने, एक एंगल के, कोई भी एक एंगल जो है बराबर, कोई भी एक एंगल बराबर है, ठीक है, तो उनको जो है साइड्स छू रही है ना, देखो इसको, इस वाले एंगल को देखो, कौन सी दो साइड छू रही है, जल्दी से बताओ। एक ए भी छू रही है और एक ए सी छू रही है। भाई जहां पे भी कहीं पे एंगल बनता है तो वहां पे दो साइड्स मेरी मिलती है हमेशा, है ना, तो वो जो एंगल है ये वाला एंगल, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखो, इसी तरीके से इसमें इस वाले एंगल को कौन सी दो साइड छू रही है, जल्दी से बोलो। एक तो डीई और एक डीएफ, एक डीई और डीएफ, ये दोनों मेरी क्या आएगी, प्रोपोर्शन में है, ठीक है। ये दोनों साइड्स मेरी प्रोपोर्शन में है और एक एक एंगल मेरा बराबर है इनका। देखो ये साइड प्रोपोर्शन में है, देखो एक मिनट, ये वाली साइड प्रोपोर्शन में है, उसके साथ लगता हुआ ये एंगल और इसके साथ लगता हुआ ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, ठीक है। अब उससे आगे ये वाली साइड और मेरी ये वाली साइड भी मेरी आपस में प्रोपोर्शन में है, तो उस केस में क्या होगा मेरा, उस केस में मेरे दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर होंगे, दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले आपकी साइड आई थी, उसके बीच में एंगल आया था, फिर उसके आगे फिर साइड आई थी, तो ये किससे हमारा सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, SAS से। किससे? SAS से। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका खत्म होता है चैप्टर नंबर 6 तक के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज या फिर आपके जो भी कंसेप्ट है जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहीं पे कोई डाउट रह गया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई सोल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।